Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. That is the last video of chapter number 11 P। और आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। और आपको पता है 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, इनमें से भी कार्बन जो है इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दिस इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन या कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म। सबसे पहला एलोट्रॉप्स हम किसको कहते हैं, तो ऐसा हमने 9th-10th में कहीं पढ़ा हुआ होगा। एलोट्रॉप्स हम किसको कहते हैं, देखिएगा। अगर आपके पास में कोई एक ही एलिमेंट है और उस एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा इस तरीके की फॉर्म जिनके अंदर उस एलिमेंट के एटम्स जो हैं उन एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट डिफरेंट हो। इसमें एटम अलग तरीके से अरेंज होते हैं, इसमें एटम अलग तरीके से अरेंज होते हैं। एटम का अरेंजमेंट जो है वो डिफर हो या फिर उसके अंदर एलिमेंट जो है उन एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका नंबर अलग हो, या तो नंबर अलग हो या फिर उनका जो अरेंजमेंट है वो अगर डिफरेंट है तो जितनी भी ऐसी फॉर्म बनेगी उन सारी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। एलोट्रोपिक जो फॉर्म्स होती हैं इन सबका स्ट्रक्चर जो है ऑब्वियसली सबका अलग अलग होता है, जिस कारण से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि अरेंजमेंट अलग अलग है एटम्स का नंबर अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है, जिससे इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, डिफरेंट हो जाता है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण से इनकी जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होती हैं। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट होती है। दैट्स राइट। चलिए, एलोट्रॉपी द एग्जिस्टेंस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स, किसी भी एलिमेंट की टू और मोर फॉर्म में उसका अरेंजमेंट which may differ in arrangement of atoms in crystalline solid or in the occurrence of molecule that contain different number of atoms are known as allotropes. Allotropes are different structures form of the same element, एक ही एलिमेंट की डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होती है and can exhibit quite different physical property and chemical properties. Carbon exhibit many allotropic forms. Carbon exhibit many allotropic forms, both crystalline as well as amorphous. कार्बन जो होता है उसकी दोनों टाइप की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, क्रिस्टलाइन भी होती है और अमोर्फस भी होती है। हमें यहाँ पर कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है या क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं। इन 1985, आज से बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 40 साल पुरानी बात यह है, थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज फुलरीन was discovered by H.W. Croto, E. Samley and R.F. Kerr. That's right. For this discovery, they were awarded the Nobel Prizes in 1996 के अंदर दिया गया। तो ये जो फुलरीन जो एलोट्रॉप है ये आज से बहुत थोड़ी से टाइम पहले ये डिस्कवर किया गया है। अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल और ऑल इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फुलरीन्स। ठीक है, जितने भी अदर जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन ब्लैक है, कोक है, चारकोल है, ये ग्रेफाइट और फुलरीन की इम्प्योर फॉर्म होती है। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन्ड, कार्बन ब्लैक कब बनता है, कार्बन ब्लैक बोलो तो काजल, काजल काजल अग्रवाल नहीं कह रहा हूं, काजल इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जो आपके पास हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब आपके पास किसी भी तरीके का ऑयल, चाहे वो आपके पास में फैटी ऑयल हो या फिर आपके पास में ऑर्गेनिक मतलब आपके पास में फॉसिल वाला ऑयल हो, उसको जब भी हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा, क्योंकि जितना भी हाइड्रोकार्बन है सब में कार्बन है। इसको अगर लिमिटेड ऑक्सीजन मिलेगी, कम ऑक्सीजन मिलेगी तो CO बनेगा।
और ज़्यादा मिलेगी तो CO2 बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर बहुत ही कम मिली है तो क्या होगा, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोजन भी है। अगर उसको लिमिटेड और बहुत लिमिटेड दी है तो हाइड्रोजन ही रिएक्ट कर पाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, वाटर बना लेंगे, कार्बन ऐसा कैसा रह जाएगा, जिससे कार्बन ब्लैक जो है वो बन जाएगा। चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड और कोल, ठीक है ना। या तो आप लकड़ी को या फिर कोल को जब आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है, चारकोल बनता है और कोक बनता है, रिस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में जब हम कोल को जलाते हैं तो पहले कोक बनता है, उसके बाद में क्या बन जाता है, चारकोल जो है वो बन जाता है। चलिए, कोक जो होता है वो सॉलिड फॉर्म होती है, और जब वही अगर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो वही क्या कहलाता है, आपका चारकोल बन जाता है। कोक जो सॉलिड फॉर्म में होता है, दोनों किससे बनते हैं, कोल से बनते हैं। कोल को क्या करना पड़ेगा, कोयले को लेकर के ऑक्सीजन की या एयर की एब्सेंस में गर्म करेंगे तो ये बनते हैं। अब हमें वन बाई वन जो है वो कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म को डिस्कस करना है। ये आपने 10th क्लास में भी कई सारे के सारे पढ़े हैं, तो इस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा, फटाफट से पढ़ लेते हैं। डायमंड आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस है। डायमंड में जितने भी कार्बन होते हैं सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। और एक जो कार्बन होता है वो अनादर, देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा होता है, हर कार्बन 4 अनादर कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, सिंगल होते हैं। टेट्राहेड्रली सबके सब जुड़े होते हैं, ये भी टेट्राहेड्रली, ये भी टेट्राहेड्रली, ये भी सब टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं, और एक बहुत गेंट मॉलिक्यूल बन जाता है। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। द स्ट्रक्चर एक्सटेंड इन स्पेस एंड प्रोड्यूस अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम बन जाता है। तो ये एक नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है, याद रखेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन ने जुड़ के क्या बना लिया है, नेटवर्क बना लिया है। ये 12th क्लास में काम आएगा, नेटवर्क सॉलिड। In this structure, directional covalent bonds are present through the lattice. पूरे के पूरे लैटिस में ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, तो ये डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। और इसी कारण से ये कैसे होता है, रिजिड भी होता है, इतना रिजिड होता है कि ये ग्लास को भी कट कर देता है। डायमंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है मजबूत वाले, तो बहुत डिफिकल्ट है किसको एक्सटेंड कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड देयरफॉर डायमंड इज हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑन द अर्थ, ठीक है ना। सारे के सारे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे हर 4 कार्बन से जुड़ा है। और ये मैंने बताया था आपको कि कार्बन कार्बन का ये जो सिग्मा या सिंगल बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इन बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। पूरी अर्थ का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो है वो कौन है, वो डायमंड ही होता है। इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव और शार्पनिंग हार्ड टूल इन मेकिंग डाइज एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने में काम में लेते हैं। इन एब्रीवेसी मटेरियल इज अ हार्ड टफ सबस्टेंस containing many sharp projection cutting edge or point. It is used as a cutting tool to penetrate and cut away material that is than itself, softer than itself. Die, a device used for shaping material, जिसको हम डाई कहते हैं, ये बनाने में इसको सारा का सारा काम आता है, कौन, डायमंड। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है ग्राफाइट। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, देख, अच्छा, डायमंड जो होता है उसके अंदर एक चीज चली गई, डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, इसलिए वो कंडक्टर नहीं होता था, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से उसने क्या किया हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है, इसलिए। नेक्स्ट, ग्राफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखिएगा, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, इस तरीके की, ठीक है। लेयर आर हेल्ड बाई वंडरवाल फोर्स, और ये लेयर जो होती है ना आपस में, ये जो फोर्स है, दीज आर वंडरवाल फोर्स, इनकी हेल्प से ये लेयर जुड़ी होती है। और आपको पता है वंडरवाल फोर्स जो होते हैं वो कैसे फोर्स होते हैं, वीक फोर्स होते हैं बेटा, इसलिए इजीली ये जो लेयर्स हैं एक दूसरे पर स्लिप हो सकती है। वंडरवाल फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर इज 340 पिकोमीटर, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ये होती है, ठीक है ना। बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, देखिएगा, बॉन्ड की लेंथ इतनी होती है 141.5 पिकोमीटर, जबकि वहां कितनी थी, 154 पिकोमीटर थी। वहां से ये बॉन्ड थोड़ा सा शॉर्टर हो गया है।
डायमंड में कार्बन कार्बन का बॉन्ड 154 पिकोमीटर था, जबकि ग्रेफाइट में यही जो बॉन्ड है ये हो गया है 141.5, थोड़ा सा शॉर्टर बॉन्ड हो गया है। Each layer is composed of planar hexagonal ring of carbon atom, और यहाँ पर हर कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर देखिएगा कौन सी रिंग बना के रखते हैं, हेक्सागोनल रिंग बना के रखते हैं। हर एक कार्बन यहाँ कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन से। अब याद रखिएगा कार्बन जो होता है उस कार्बन के वैलेंस शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन में से एक से इधर बॉन्डिंग की, दूसरे से इधर, तीसरे से इधर। हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ईच कार्बन हैव 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स राइट। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको पता है इतनी होती है। ईच कार्बन एटम इज हेक्सागोनल रिंग अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर ट्राइगोनल होती है। तो ये कार्बन, इसका प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये भी इस तरीके से ट्राइगोनल ही बन जाएगा। इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती है। एंड मेक 3 सिग्मा बॉन्ड्स with 3 neighboring carbon atom, fourth electron form a pi bond। चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किसके साथ करता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सबके साथ वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वो करता है। इट मींस वो चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे के पूरे पर डिलोकलाइज रहता है। द इलेक्ट्रॉन्स, वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो वाला, ठीक है ना, वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो वाला, द इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल सीट, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज रहता है इस तरीके से। ये बनी हुई है हेक्सागोनल इस तरीके से। तो अब इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो है, इस पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी है, इस पर भी है। तो इसके साथ पाई बॉन्ड, इसके साथ पाई बॉन्ड, इसके साथ पाई बॉन्ड, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस तरीके से पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, सारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी जितनी भी पूरी पूरी वो जो लेयर बनी है ना शीट, उस पर पूरे पर डीलोकलाइज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, अब ये मोबाइल है, एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द सीट, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट क्लीव्स इजीली बिटवीन द लेयर्स एंड देयरफॉर इट इज वेरी सॉफ्ट, और ये जो लेयर्स हैं इसकी उनके बीच में वंडरवाल या वीक फोर्स से जुड़ी हैं लेयर्स, और ये लेयर्स इजीली एक दूसरे पर स्लिप हो सकती हैं, इसलिए कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है एंड स्लीपरी होता है। फॉर दिस रीजन ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन रनिंग एट हाई टेम्परेचर। नॉर्मली जो हमारी मशीन होती है, इंजन है बाइक का जैसे, ठीक है ना, साइकिल है और दूसरे व्हीकल्स हैं, उनके अंदर हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट के फॉर्म में या तो ऑयल डालते हैं, मोबिल ऑयल, या फिर ग्रेस लगाते हैं। लेकिन इस तरीके की मशीन जो कि बहुत हाई टेम्परेचर जिनमें बनता है, बहुत हाई टेम्परेचर तक जो काम करती है, तो वहां पर अगर हमने ग्रेस या इंजन ऑयल जो है वो डाला तो वो तो जल जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पर, तो वो तो लुब्रिकेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो जिन मशीनों में हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पर जो मशीन काम करती हैं, उनके अंदर लुब्रिकेंट के फॉर्म में हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं। वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, जहां ऑयल को काम में नहीं ले सकते वहां पर हम लुब्रिकेंट के फॉर्म में क्या काम में लेते हैं, ग्रेफाइट को काम में लेते हैं। डायमंड इज कोवलेंट येट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड कोवलेंट होता है, हमने ऐसा नॉर्मली पढ़ा है उस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें फोर्स स्ट्रॉन्ग लगता है, इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। बट जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके एमपी बीपी जो है वो क्या होते हैं, लो होते हैं। अब डायमंड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का बहुत हाई है, जबकि वो कोवलेंट है। क्यों, उसका लॉजिक क्या होगा, देखिए उसका लॉजिक ये होगा कि डायमंड के अंदर सारे के सारे बॉन्ड कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और वो टेट्राहेड्रली जुड़े होते हैं, एक कार्बन 4 से। डायमंड हैज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, which are very difficult to break and in turn has high melting point। इसीलिए कार्बन जो डायमंड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उसके अंदर टेट्राहेड्रली एक कार्बन से 4 कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, गेंट मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। चलिए इसके बाद अब आता है फुलरेन्स। फुलरेन्स क्या होते हैं और फुलरेन्स हम किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए फुलरेन्स जो है वो हम कहते हैं किसको है, फुलरेन्स आर मेड बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क। आपको क्या करना है, ग्रेफाइट लेना है, ग्रेफाइट की रोड आपने,
ग्रेफाइट की रोड आपको इजीली मिल जाएगी। पेंसिल की जो लीड है वो भी आपकी ग्रेफाइट रोड है। इसके अलावा पुराने वाला जो सेल होता है, ड्राई सेल, उससे भी आप कार्बन की काली वाली रोड निकाल लो, दैट इज ग्रेफाइट रोड। तो आपको दो ग्रेफाइट रोड लेनी है, दोनों को आप क्या कीजिएगा, हाई इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपने हाई इलेक्ट्रिक सोर्स लिया, उससे जोड़ दीजिए। अब इन दोनों को टच कराइए, जैसे ही टच कराएंगे तो दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा। इलेक्ट्रिक स्पार्क होने से यहाँ पर क्या निकलेगी, हीट। हीट लगने से जो ग्राफाइट ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होकर के ये क्या बनेगी, लिक्विड। लिक्विड से इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। तो कार्बन 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 ग्राफाइट की वेपर बन गई है। अब ये वेपर जब कंडेंस होगी तो देखिएगा क्या होगा। Fullerene are made by the heating of graphite in electric arc in the presence of inert gas। आपको यहाँ पे कोई गैस रखनी नहीं है, इनर्ट गैस रखिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी रिएक्टिव गैस होगी तो कार्बन इनके साथ रिएक्ट कर लेगा। सच है, या तो हीलियम रखो या आर्गन रखो, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करेगी। द शूटी मटेरियल फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ vaporized CN small molecules consist mainly C60 with small quantity of C70। अब कार्बन कार्बन की वेपर बन गई है, इस वेपर को ठंडा करोगे, ये कार्बन कार्बन एटम्स आपस में कंबाइंड होकर के मेनली C60 और C70 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और ये C60 C70 मॉलिक्यूल्स जो बनाए हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, फुलरीन्स कहते हैं। दैट्स राइट। जो C60-70 बने, these are fullerenes। Fullerenes are the only pure form of carbon because they have smooth structure without having dazzling bond। That's right। अब कार्बन के बारे में तीन चीज याद रखनी है। कार्बन से डायमंड बनेगा, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। कार्बन से ग्रेफाइट बना, ग्रेफाइट इज द थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग सबसे जो स्टेबल फॉर्म होती है, दैट इज ग्रेफाइट। मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स या फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। याद कीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में जब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते थे तो हमें एलिमेंट की सबसे स्टेबल फॉर्म लेनी होती थी, और कार्बन की सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती थी, ग्रेफाइट हम लिया करते थे। दैट्स राइट। तो यहाँ पर ग्रेफाइट, दैट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट के बाद में नेक्स्ट आ गया है फुलरीन। फुलरीन क्या होता है बेटा, जो आपकी फुलरीन्स होती हैं, दीज आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तीनों के बारे में, दैट इज हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड, ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड फुलरीन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। फुलरीन जो है उसको कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म माना जाता है। वो ऐसा कहते हैं कि इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई डैजलिंग बॉन्ड नहीं होता, कोई झूलता हुआ बॉन्ड नहीं होता इसके अंदर। ठीक है ना, जैसा कि ग्रेफाइट के अंदर होता था, वो डीलोकेलाइजेशन होता था, उस तरीके का बॉन्ड नहीं होता है। केमिस्ट्री के अंदर देखिएगा, इन केमिस्ट्री अ डैजलिंग बॉन्ड इज एन अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ऑन एन इमोबिलाइज्ड एटम। अनसेटिस्फाइड वैलेंसी अगर है किसी भी एटम के ऊपर, और एटम कैसा है, इमोबिलाइज्ड एटम है, तो उसको हम डैजलिंग बॉन्ड कहते थे। इसमें किसी भी टाइप का कोई डैजलिंग बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं। फुलरीन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, एक केज लाइक मॉलिक्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। C60 जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो शेप होती है वो शॉकर बॉल जैसी होती है, और इसकी जो शेप है वो किसने बताई थी, बकमिंस्टर फुलर ने बताई थी। इसलिए इसी को क्या कहा जाता है, C60 को, इसको ही हम बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। C60 molecule got its name Buckminster Fullerene after the American architect Buckminster Fuller because its structure resembled the framework of dome-shaped hall designed by Fuller for a large industrial exhibition। ठीक है ना, इस तरीके का, क्योंकि वो फुलर जो था वो एक आर्किटेक्ट था, और उसने ऐसा स्ट्रक्चर एक लार्ज एग्जीबिशन में शो किया था बिल्डिंग, उसलिए और वैसा ही स्ट्रक्चर इसका होता है, इसलिए उसके नाम पर इसको हमने क्या कह दिया, बकमिस्टर फुलरीन कह दिया है, या फुलरीन हम इसको कह देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, फुलरीन का स्ट्रक्चर देखिएगा, ये फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है। फुलरीन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिएगा इसके अंदर दो चीजें होती हैं। फुलरीन के अंदर कार्बन 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 जो है वो दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्डेड होते हैं इस तरीके से। जब कार्बन कार्बन इसके साथ में इस तरीके से बॉन्डेड होते हैं तो देखिएगा यहाँ पर बनी है हेक्सागोनल रिंग, और यहाँ बीच में देखिएगा ये बनी है पेंटागोनल रिंग। इट कंटेन 26 मेंबर्ड रिंग। 20 इसके अंदर क्या होती है, 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं।
दैट्स राइट। एंड 12 जो होती है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, और 12 जो है इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं, ठीक है, मेंबर्ड रिंग होती हैं। अब देखिएगा 6 मेंबर की जो रिंग होती है मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड विद 6 और 5 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर की जो रिंग है वो या तो 6 मेंबर के साथ ही फ्यूज्ड होती है, यहाँ देखिएगा 6 मेंबर के साथ ही फ्यूज्ड है, या फिर वो 5 मेंबर के साथ में फ्यूज्ड होती है। लेकिन लेकिन जो 5 मेंबर रिंग होती है वो केवल 6 मेंबर रिंग के साथ ही फ्यूज्ड होती है या उसके साथ ही जुड़ी होती है। 5 मेंबर रिंग है ना। अब इसके चारों तरफ देखिए, इधर भी 6 मेंबर रिंग है, इधर भी 6 मेंबर रिंग है, इधर भी 6 मेंबर रिंग है, और इधर देखिएगा इधर भी 6 मेंबर रिंग होती है। तो 20 इसमें 6 मेंबर रिंग होती है, 12 इसमें 5 मेंबर रिंग होती है। 6 मेंबर रिंग 6 मेंबर के साथ भी और 5 मेंबर के साथ भी फ्यूज्ड होती है, बट 5 मेंबर रिंग जो होती है वो केवल 6 मेंबर रिंग के साथ ही फ्यूज्ड होती है। स्फेरिकल फुलरीन और ऑल्सो कॉल्ड बकी बॉल इन शॉर्ट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, बकी बॉल जैसा हो जाता है, ठीक है। और वो जो फुलरेन ने जो स्ट्रक्चर बताया था, फ्रेमवर्क ऑफ डोम शेप्ड हॉल्स, डोम शेप्ड हॉल का फॉर्म कुछ इस तरीके का है, ऐसा ही स्ट्रक्चर इसका होता है, इसलिए बेटा हम इसको क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फुलरेन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑल कार्बन एटम आर इक्वल। फुलरीन के अंदर देखिएगा जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp2 है, तभी देखिएगा एक जो कार्बन एटम था फुलरीन के अंदर वो अनदर 3 कार्बन के साथ ही बॉन्डेड था, और 3 के साथ बॉन्डेड होकर के उसने क्या बनाई थी, 6 मेंबर्ड रिंग बनाई थी, या फिर क्या बनाई थी, 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो बनाई थी। दैट्स राइट। ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड with other 3 carbon atoms. The remaining electron at each carbon is delocalized in molecular orbitals. ठीक है, वो molecular orbital जो है उसका उसी में ही delocalized होता है, which in turn give aromatic character in molecule, जिस कारण से इनमें जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एरोमेटिक नेचर जो है वो होता है। अब एरोमेटिक अभी आगे वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम एरोमेटिक पढ़ेंगे। This bowl shaped molecule has 60 vertex, ठीक है ना, एंड ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाय वन कार्बन एटम, एंड इट आल्सो कंटेन बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड विद सी डिस्टेंस। सिंगल सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस देखिएगा इतना पिकोमीटर है, और डबल बॉन्ड की डिस्टेंस इसमें इतना पिकोमीटर होती है। वर्टिक्स याद रखना है, इसमें कितने वर्टिक्स होते हैं, 60 वर्टिक्स होते हैं। 60 वर्टिक्स कैसे, वर्टिक्स का मतलब है वो जो कांटे कांटे से बाहर की तरफ निकले होते हैं ना शॉकर बोल के अंदर, तो इस पूरे के पूरे बकमिंस्टर फुलरीन के अंदर क्योंकि C60 मॉलिक्यूल है, 60 कार्बन होंगे, तो 60 कार्बन बाहर की तरफ ऐसे कांटों के फॉर्म में निकले होंगे, तो 60 वर्टिक्स होते हैं। इसके अंदर ओवरलैपिंग से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है और सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, इसीलिए इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। दैट्स राइट। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता, ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे की पूरी लेयर पर डिलोकेलाइज्ड होते हैं, जबकि यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने आपस में ओवरलैपिंग करके पाई और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ होता है। तो दोनों टाइप के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं और सिंगल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और बॉन्ड लेंथ इतनी इतनी होती है। दैट इज फुल रिंग। ये हो गया है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एक बार दोबारा से सारा रिवाइज कर लेते हैं। एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं जब किसी एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी दो या दो से ज़्यादा फॉर्म बने जिनमें उनका अरेंजमेंट अलग हो और नंबर ऑफ एटम्स भी अलग अलग हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप की फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होगी, ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी अलग होती है। कार्बन के दोनों टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन भी और अमोर्फस भी। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स मेनली डायमंड एंड ग्रेफाइट होता है, बट फुलरीन भी अभी डिस्कवर किया हुआ है। इसके अलावा जो इसकी अमोर्फस जो एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल एक्सेट्रा होते हैं। उसके बाद डायमंड हमने पढ़ा, डायमंड हार्डेस्ट होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, 154 पिकोमीटर डिस्टेंस होती है, एक कार्बन अनादर 4 कार्बन से जुड़ा होता है, हाइब्रिडेशन sp3 होता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इंसुलेटर होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए एनपी हाई होता है और हार्डेस्ट मटेरियल ये होता है। ठीक है, कटिंग वटिंग करने के काम आता है। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हर कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन पूरे लेयर के ऊपर डिलोकलाइज्ड होते हैं, आपस में घूमते रहते हैं पूरे के ऊपर
इसलिए कंडक्टर होता है। दोनों लेयर के बीच के वीक वंडरवाल फोर्सेज होते हैं, 340 पिकोमीटर डिस्टेंस होती है, इजीली स्लिप हो सकते हैं, इसलिए लुब्रिकेंट की तरह काम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें भी पाई बॉन्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से, बट बॉन्ड लेंथ जो है वो सारी इक्वल होती है यहाँ पर। ग्रेफाइट जो होता है ये थर्मोडाइनेमिकली सबसे स्टेबल फॉर्म होती है, हाई टेम्परेचर पर ये मतलब स्लिप हो सकता है, इसलिए इसको जहाँ हाई टेम्परेचर पर मशीन वगैरह काम करते हैं वहाँ पर हमें लुब्रिकेंट की तरह काम में लेते हैं। फुलरीन कैसे बनेगा? फुलरीन जो होता है, जब ग्रेफाइट की रोड को जब हम इलेक्ट्रिक आर्क कराते हैं तो ग्रेफाइट वेपोराइज हो जाता है, उस वेपर में कार्बन कार्बन होते हैं, जब उसे हम कंडेंस करते हैं तो कंडेंस होकर के वो C60 C70 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम फुलरीन्स कहते हैं। फुलरीन्स का नाम बकमिंस्टर फुलर के नाम पे फुलरीन रखा हुआ है। इसके स्ट्रक्चर बकी बॉल जैसी है, सोकर बॉल जैसी होती है, जिसमें 60 वर्टिक्स होते हैं और इसके अंदर हेक्सागोनल और या 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। 6 मेंबर्ड रिंग 20 होती है, 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो 12 होती है। 6 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर के साथ या 5 मेंबर के साथ में फ्यूज्ड होती है, बट 5 मेंबर रिंग जो है वो केवल 6 मेंबर के साथ में ही फ्यूज्ड जो है वो होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो पूरे पर डीलोकलाइज होते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर इनमें होते हैं, सिंगल और डबल दोनों टाइप के बॉन्ड जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। फुलरीन जो है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ये आपका हो गया है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स ऑफ सिलिकॉन, बट इस बार वो सिलेबस में नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो हो गया चैप्टर बेटा, इसके साथ ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा होगा चैप्टर नंबर 12 एंड देन चैप्टर नंबर 13, देन योर सिलेबस फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।